सो हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोड। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 2 लेक्चर कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, जो हमारा पार्ट 1 वीडियो था, उसमें थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके चलते मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा पूरे लेक्चर का, फर्स्ट लेक्चर का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी सेकेंड लेक्चर में। तो सो स्टूडेंट्स, हमने उसमें देखा था जो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, देन थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम होता है। और ये टॉपिक्स के ऊपर हम पूरा एक्सप्लेनेशन आज देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स एनर्जी की स्टडी का चैप्टर है। इसमें हम देखते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज होता है, तब हीट का एक्सचेंज कैसे होता है वो देखेंगे। जैसे कि जो थर्मो है, तो थर्मो का मतलब होता है हीट, एंड डायनामिक्स का मतलब होता है चेंज या मूवमेंट। तो इसलिए थर्मोडायनामिक्स का सिंपल मीनिंग है कि हीट और एनर्जी के चेंजेस का स्टडी। यानी केमिस्ट्री में जब फ्यूल बर्न होता है, जब गैस एक्सपांड होती है, या फिर जब आइस मेल्ट होती है, तो ये सब थर्मोडायनामिक्स के एग्जाम्पल्स है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था थर्मोडायनामिक्स टर्म्स। तो थर्मोडायनामिक्स टर्म्स में हमने कल क्या देखे थे कि थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? सिस्टम। तो सिस्टम वो पार्ट होता है जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम एक बीकर में रिएक्शन देख रहे हैं, तो बीकर के अंदर जो केमिकल्स है वही सिस्टम है। अगर हम सिलेंडर के अंदर वाली जो गैस का प्रेशर और टेम्परेचर स्टडी कर रहे हैं, तो सिलेंडर के अंदर वाली का सिस्टम हम देख रहे हैं, या फिर उसका स्टडी वो सिस्टम समझ रहे हैं। उसके बाद सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ है, सराउंडिंग, तो सराउंडिंग्स सिस्टम के बाहर या फिर सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ होती है उसे सराउंडिंग्स कहते हैं। तो वो एक बीकर है, बीकर के बाहर की जो एयर है, टेबल है, रूम है और वॉल्स है, तो उसे सराउंडिंग्स कहते हैं। तो सिस्टम के अलावा सब कुछ सराउंडिंग्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग्स का बन के यूनिवर्स बनता है। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है बाउंड्री। तो बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच का सेपरेशन होता है। तो ये रियल भी हो सकती है एंड एक इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे बीकर की ग्लास वॉल या इमेज ग्लास वॉल है, तो जैसे एक इमेजिनरी भी हो सकती है। तो अगर हम किसी रूम के एक कवर की एयर को सिस्टम मान ले, तो देन सिस्टम के टाइप्स कितने हैं? सिस्टम के टाइप्स तीन है। एक थर्मोडायनामिक्स, सॉरी, सिस्टम के तीन टाइप्स है थर्मोडायनेमिक्स में। सिस्टम के तीन टाइप्स डिवाइड किए गए हैं, जिसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम कहा गया है। तो जो ओपन सिस्टम है स्टूडेंट्स, ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। मतलब पार्टिकल्स भी जो है अंदर बाहर जा सकती है, और हीट भी एक्सचेंज हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर आप एक ओपन बीकर में पानी को हीट कर रहे हो, तो पानी इवेपोरेट होके हवा में चला जाता है, राइट? तो ये मैटर एक्सचेंज है, लेकिन साथ ही हीट भी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज है। इसलिए ओपन बीकर एक ओपन सिस्टम है। जैसे गैस स्टोव पर खाना खाना बनाना भी ओपन सिस्टम है, क्योंकि गैस बर्न होती है तो मैटर एक्सचेंज होता है और हीट एनवायरनमेंट में जाती है। यानी वो हीट एनवायरनमेंट में जाती है तो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना। तो सिंपली ओपन सिस्टम में सब अलाउड है, यानी मैटर भी और एनर्जी भी। देन उसके बाद क्लोज सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन मैटर जो होता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। मतलब पार्टिकल्स अंदर ही रहेंगे लेकिन बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जो हीट पास होंगी ना, उसे हम एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एक सील्ड बॉटल में गैस को बंद कर दे, तो जो गैस बाहर नहीं निकल सकती ना, तो मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बॉटल को हीट करे, तो हीट हीट ग्लास के थ्रू पास हो सकती है, तो इसलिए एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। वैसे ही सिंपल लाइन में क्लोज सिस्टम में एनर्जी जा सकती है बट मैटर नहीं जा सकता। सो नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जो सबसे स्पेशल टाइप है, इसमें ना मैटर एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है और सराउंडिंग से होता है। जैसे फ्लास्क को ले लो, तो फ्लास्क को अगर आप थर्मोस में गर्म कर रहे हो, जैसे अगर आप थर्मोस है, तो थर्मोस में गर्म कर रहे हो कुछ भी, पानी, चाय। तो चाय एग्जांपल ले लो कल जैसे। तो
चाय का टेम्परेचर काफ़ी देर तक के सेम रहता है क्योंकि हीट का एक्सचेंज बहुत कम हो जाता है उसमें। तो जो आइडल थर्मोस है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो थ्योरेटिकली लेवल पर यूनिवर्स को भी आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं है जिससे वो एनर्जी या मैटर एक्सचेंज ना करे करके, ठीक है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो थर्मस है ना, थर्मस उसका एक मिलता जुलता एग्जाम्पल है, यानी एक उसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम समझने के लिए। सो आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी अंदर बाहर नहीं जा सकता। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर का एक कंक्लूजन बनाया मैंने। तो ओवरऑल क्या है उसमें मैं बता दूँ शॉर्ट में कि थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है और रिएक्शन में हीट क्या रोल प्ले करता है ना, हीट का क्या क्या रोल है करके। तो सिस्टम वो पार्ट है जिसमें स्टडी करते हैं सराउंडिंग, बाकी सब कुछ है, और बाकी सब कुछ यानी कि सिस्टम के जो बाहर है उसे सराउंडिंग्स कहते हैं। ओके, और जो बाउंड्रीज है दोनों के बीच सेपरेशन होता है। तो सिस्टम 3 टाइप का होता है। ओपन सिस्टम, जिसमें मैटर प्लस एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है। एंड देन उसके बाद जो क्लोज्ड है, क्लोज सिस्टम है, उसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है और मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। एंड उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना मैटर एक्सचेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही हम हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी जैसे एडवांस टॉपिक समझ सकते हैं। सो प्लीज़, अगर सेकेंड लेक्चर आपको समझना है और अच्छे से समझना है तो उसके लिए बेसिक क्लियर रहना पड़ेगा ना। जो बेसिक है आपका, बेसिक पहले क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे का पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। सो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया मैंने, तो फर्स्ट लेक्चर को देखो, उसमें जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए समझो। एंड देन उसके बाद सेकंड लेक्चर में अभी आज के लेक्चर में मैंने आपको एक रिकैप दे दिया फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर का। तो इससे आपके लिए और थोड़ा सा अच्छा होगा, यानी क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, सो स्टूडेंट्स, चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट टॉपिक है द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम, आप समझते हैं कि स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब क्या होता है कि किसी सिस्टम की कंडीशन, उसका स्टेट कहते हैं उसे। और मतलब सिस्टम किसी किसी सिचुएशन में है तो कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है और कितना टेम्परेचर है, तो ये सब मिलकर उसका स्टेट बताता है। सो सिस्टम जो है, सिस्टम के चार मेन चीज़ों से डिस्क्राइब सिस्टम जो है उस सिस्टम को चार मेन चीज़ों से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। एक है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। सो स्टूडेंट, जो प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर का मतलब है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे गैस सिलेंडर में गैस वॉल को पुश करती है तो ये प्रेशर होता है। एंड देन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब है सिस्टम जो है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और कर रहा है। तो जैसे गैस जो है, सपोज गैस 2 लीटर सिलेंडर में है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो 2 लीटर रहेगा, राइट। तो उसे वॉल्यूम कहते हैं। एंड देन उसके बाद जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का मतलब है कि जो पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, तो टेम्परेचर का मतलब होता है पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो जो तो सिस्टम कितना गर्म या ठंडा है, उस बेसिस पे पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताता है, तो उसका मतलब होता है टेम्परेचर। एंड देन जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब है सिस्टम में कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है और एंड कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है करके वो बताता है कंपोजिशन। सो इन सबको मिलकर स्टेट वेरिएबल्स इन सबको मिलाकर स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। तो क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होंगी तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो गैस एक्सपांड करेंगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जो होल स्टेट है वो होल स्टेट ही चेंज हो जाएंगी ना। एंड ऑल्सो जो स्टेट फंक्शन है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड रहती है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस कंडीशन, जब सिस्टम में सब वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाते हैं।
ना प्रेशर चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है? तो स्टेट फंक्शन का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। बीच का पाथ मैटर नहीं कर बीच का जो पाथ है वो मैटर ही नहीं करता उसमें। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राउंड में ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक स्टेयर से जाओगे, यानी सीढ़ियों से जाओगे या फिर लिफ्ट से जाओ, तो हाइट सेम होंगी ना, हाइट सेम होंगी स्टेट फंक्शन जैसी। सो उसी को स्टेट वेरिएबल कहते हैं जो कि कांस्टेंट रहती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। सो इंटरनल एनर्जी जिसका यूनिट यू है, तो यू का मतलब यानी इंटरनल एनर्जी का मतलब सिस्टम के अंदर प्रेजेंट जो टोटल एनर्जी होती है, इसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो कि मूवमेंट एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जिसको अट्रैक्शन एनर्जी कहते हैं, तो दोनों इंक्लूड होती है उसमें। तो हम डायरेक्टली जो टोटल यू है उसको मेज़र नहीं कर सकते, हम सिर्फ जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको ही मेज़र कर सकते हैं। और जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। ओके, ये डेल्टा है ना, तो जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। एंड इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब जो डेल्टा यू है सिर्फ इन इन जो डेल्टा यू इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, जो कि मैंने बताया था। और अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। यानी इसका मतलब है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज जो हीट और वर्क है के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब है जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो ही एनर्जी में चेंज हीट और वर्क के सम के इक्वल के बराबर होता है। अगर सिस्टम हीट अब्जॉर्ब कर रहा है या उस पर वर्क किया जाए तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। सो पॉइंट है वर्क। तो वर्क क्या है? वर्क तब होता है जब सिस्टम अपना वॉल्यूम चेंज करता है। जैसे गैस एक्सपैंड होती है और पिस्टन को पुश करती है, तो ये वर्क हो रहा है ना, इसे वर्क कहते हैं। एंड उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू माइनस पेक्स्ट। जो पेक्स्ट है, यहाँ पे पेक्स्ट को ना एक्सटर्नल प्रेशर कहा गया है। ठीक है, पेक्स्ट का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर। एंड डेल्टा वी का मतलब होता है वॉल्यूम चेंज। सो जो एक्सपांशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो सिस्टम वर्क करता है, तो इसलिए वो डब्ल्यू नेगेटिव होता है, यानी वर्क नेगेटिव होता है। सो कंपैरिजन में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करती है, इसलिए वर्क पॉजिटिव होता है। देन उसके बाद अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो वर्क ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल जैसे गैस पिस्टन को पुश करे तो एक्सपांशन, देन एक्सपांशन होगा और उसके बाद एक्सपांशन क्या देता है, वर्क नेगेटिव देता है। तो उससे गैस पिस्टन को पुश करेंगे तो वर्क जो देगा वो नेगेटिव देगा। सो उसके बाद स्टूडेंट्स अब हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसमें। अगर सिस्टम सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करता है तो जो हीट पॉजिटिव है, हीट जो पॉजिटिव होता है, अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो हीट नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही हीट एक पाथ फंक्शन है। जो हीट है वो एक पाथ फंक्शन है, मतलब हीट का अमाउंट डिपेंड करेगा कि सिस्टम किस पाथ से चेंज हुआ करके। फॉर एग्जांपल जैसे आइस करने में हीट अब्जॉर्ब होती है, तो उसका जो हीट रहेगा वो क्या रहेगा, वो हीट जो रहेगा, हीट हमें मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा अब्जॉर्ब करने पे। सो नेक्स्ट केस है हमारा जनरल केस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरल केस। तो जनरल केस क्या है,
जनरल केस इसमें भी जो फॉर्मूला दिया है वही है, डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। तो अगर हीट अब्जॉर्ब हुई और वर्क भी सिस्टम पर हुआ तो जो इंटरनल एनर्जी है जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेंगी यानी इंक्रीज होंगी इफ हीट अब्जॉर्ब एंड वर्क डन ऑन अ सिस्टम। सो उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एप्लीकेशन एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है। सो स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है फर्स्ट पॉइंट जो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट और गैस। सो केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है या अब्जॉर्ब होती है, जैसे जो मीथेन बर्न होने पर हीट रिलीज होती है। तो जो एनर्जी चेंजेस होती है वो एनर्जी चेंजेस को डेल्टा यू एंड डेल्टा एच से कैलकुलेट किया जाता है। तो थर्मोडायनामिक्स का जो यूज़ होता है वो यूज़ कैलकुलेट करने करने में, वर्क कैलकुलेट करने में, सॉरी, थर्मोडायनामिक्स का यूज़ हीट कैलकुलेट करने में एंड वर्क कैलकुलेट करने में, रिएक्शन के एनर्जी चेंजेस समझने में होता है। सो स्टूडेंट्स, वर्क के बारे में मैंने बता दिया था। तो वर्क का जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू माइनस पेक्स। पेक्स के बारे में भी बताया कि पेक्स क्या होता है। पेक्स जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। पेक्स का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर होता है। तो जो फॉर्मूला है गाइस, फॉर्मूला W इक्वल्स माइनस पी पेक्स मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई। सो इसमें वी एफ एंड वी आई, जो वी एफ है वो फाइनल वॉल्यूम है एंड उसके बाद जो वी आई है, वी आई इनिशियल वॉल्यूम है। सो गाइस, जो इसमें माइनस की जो साइन दी गई है वो माइनस की साइन क्यों दी गई है ये भी मैं आपको अभी बता दूं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एक्सपांशन होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक्सपांशन है, यानी सिस्टम वर्क करता है। और किस वे में वर्क करेगा, वो नेगेटिव वे में वर्क होता है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो कंप्रेशन होता है, जिसमें सराउंडिंग वर्क करता है एंड जो वर्क होता है वो पॉजिटिव वे में होता है। और जो स्टूडेंट जो यूनिट ऑफ वर्क है उसको जूल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है जैसे रिजिड कंटेनर, तो उसमें जो वर्क आएगा वो वर्क जीरो आता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी एक यूजफुल स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो एंथैल्पी जो है वो यूजफुल स्टेट फंक्शन है जिसका फॉर्मूला H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है। ये फॉर्मूला बताता है कि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का सम होता है। जैसे कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच जो होता है वो, जो कांस्टेंट प्रेशर में हीट चेंज हुई है वो एंथैल्पी, हीट चेंज है वो एंथैल्पी चेंज होता है। यानी यानी जो कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट चेंज है वो एंथैल्पी चेंज होता है उससे। हीट चेंज ही एंथैल्पी चेंज होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट रिलीज होती है वो नेगेटिव होती है एंड एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कंबशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होता है। तो स्टूडेंट, उसके ऊपर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो अमाउंट पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन अमाउंट। जैसे वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया एंड एंथैल्पी हो गया। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। बट अगर आप 1 लीटर पानी को 2 लीटर बना दो तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, जिसको जैसे जो एक्सटेंसिव है, पर टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी टेम्परेचर जो है वो सेम रह सकता है उसमें, जिसको इंटेंसिव कहते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब है जो टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए रहती है। सो जो फॉर्मूला है वो C इक्वल्स Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T है। तो C जो है उसमें C जो है हीट कैपेसिटी है एंड देन जो Q है वो हीट हीट सप्लाइड है,
यानी हीट सप्लाई करती है। और उसके बाद जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन अ टेम्परेचर। सो जिसमें जो होता है वो टी फाइनल एंड इनिशियल भी होता है, जो टेम्परेचर होता है। सो जो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू है, वो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू पर डिपेंड पर दी गई, कांस्टेंट वैल्यू पर दी गई है, उसको इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं, जो डेल्टा यू है। तो क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वर्क ज़ीरो होता है उसमें, और इसलिए जो सारी हीट है, जो सारी हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है उसमें। उसके बाद स्टूडेंट जो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर दी गई हीट जो है, उसे एंथैल्पी चेंज कहते हैं। एंथैल्पी एंथैल्पी चेंज कहते हैं। यहाँ सिस्टम एक्सपांशन कर सकता है, इसलिए जो हीट है, हीट का कुछ पार्ट वर्क में भी जा सकता है। सो जो रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यानी ये आइडल गैस के लिए रिलेशन बताता है, जिसमें जो और उस आइडल गैस के लिए रिलेशन बताता है। एंड उसके बाद जो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है, यानी यहाँ जो डेल्टा एन जी है, हाँ, जो डेल्टा एन जी है वो गैशियस गैशियस मोल का चेंज बताता है। एंड जो आर है वो आर गैस कांस्टेंट है। एंड देन जो टी है वो टी टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रिएक्शन जो है, गैशियस रिएक्शन के लिए वो यूज होता है, यूज फॉर गैशियस रिएक्शन। ठीक है, क्या ये वाला जो फॉर्मूला है वो गैसियस रिएक्शन के लिए यूज। सो स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया तो मैं अभी बता दूं। जो सीपी है वो, उसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो सीवी है, सीवी को हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं, सॉरी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहा जाता है उसे। एंड देन जो आर है, आर क्या है उसमें, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, जो कि बताया था मैंने। सो स्टूडेंट, ये रिलेशन, इस दोनों का जो रिलेशन है वो आइडल गैस के लिए वैलिड है, जब गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कर देते हैं, जिसमें टेम्परेचर भी बढ़ता है, गैस भी एक्सपांड होती है, और एक्सपांशन में वर्क भी होता है। तो इसलिए जो है सीपी जो है वो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, और उनका डिफरेंस इक्वल होता है गैस कांस्टेंट के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको सेकेंड लेक्चर का ऑल ओवर एक छोटा सा कंक्लूजन देता हूँ कि समरी टाइप, जो थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी चेंज का स्टडी है, सिस्टम का स्टेट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंपोजिशन से डिस्क्राइब होता है। इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो डेल्टा यू प्लस हीट प्लस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क है, वो वर्क वॉल्यूम चेंज से होता है, और हीट टेम्परेचर डिफरेंस से ट्रांसफर होती है। देन उसके बाद जो एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज के इक्वल होती है, जिससे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती। सो हीट कैपेसिटी टेम्परेचर चेंज के हिसाब से हीट बताती है। सो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में पार्ट 1 का रिकैप ले लिया, एंड देन पार्ट 2 हमने थोड़ा सा अच्छे से समझा कुछ टॉपिक उसमें से। सो स्टूडेंट्स, मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रही हो तो कमेंट करके बताएं। एंड हाँ, मैंने पार्ट 1 में
आपको कुछ आंसर जो है वो कमेंट करने बताया था। सो उसको देखिए एंड उसके बाद कमेंट करके आंसर बताइए। सो थैंक यू एवरीवन। सो गाइस आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।